बोर्ड पे अल्फाबेट्स विजिबल है? जी सर। चलो सही, स्टार्ट करते हैं। देखो, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या है। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में हमें ये बताया जाता है कि रदरफोर्ड साहब ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था 1913 में, सॉरी 1911 में। कहते हैं इन 1911, सॉरी 1911 में रदरफोर्ड साहब ने दिया, 1912 में नील बोर ने उसमें गलतियां निकाली, और 1913 में इन 1913 नील बोर gave an explanation about the line spectra and resolves all the defects in Rutherford's atomic model. कहते हैं कि भाई 1913 के साल में रदरफोर्ड साहब ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था 1911 में, 1913 में उसकी गलतियों को सही करने के लिए नील बोर साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल हमें दिया। और 1913, देखो एक बात क्या होती है, बात ये होती है कि कोई शख्स जब कोई काम करता है, कोई थ्योरी देता है, किसी चीज की रिसर्च करता है, तो उस रिसर्च के हवाले से जब आप उस रिसर्च में गलतियां निकालते हैं, जो कि नील बोर साहब ने किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के साथ, जब आप उस रिसर्च में गलतियां निकालते हैं तो ये बात आप पर लाजिम है कि आप उन गलतियों के हवाले से उन गलतियों को सही कर कर बयान करें। अभी नील बोर साहब पर लाजिम था कि वो उन तमाम गलतियों को सही करके बयान करते, तो इसीलिए नील बोर साहब ने 1913 में एक एक्सप्लेनेशन दी अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा के हवाले से उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी एंड रिजॉल्व्स ऑल द डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के अंदर डिफेक्ट्स थे, उन तमाम डिफेक्ट्स को क्लियर किया। फिर आगे कहते हैं ही took the advantage of Planck's। सर जी सर ये लिखना है। हाँ, तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये लिखना है आपने बेटे। ये लिखना है भाई। बात यहाँ तक क्लियर है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है 1913 में अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने क्लेरिफिकेशन की लाइन स्पेक्ट्रा की, कि कैसे लाइन स्पेक्ट्रा होगा और क्या क्या उसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स नजर आएंगे। हाँ नस बोलो क्या हुआ। और उन तमाम स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा को डिफाइन करते हुए जितने भी डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में, उनको क्लियर किया। और उन्होंने सहारा लिया, उन्होंने बेसिकली फायदा उठाया किसका, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। प्लैंक साहब ने एक थ्योरी दी हुई थी पहले से, जो हम पढ़ते हैं, और जो है वो थ्योरी रिलेटेबल उन्होंने रखी अपने एटॉमिक मॉडल के साथ नील बोर साहब ने, और उसके थ्रू उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल को डिफाइन किया। बात यहाँ तक समझ में आती है सबको?
जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं ये रब कर दूं बोर्ड पे, जो कुछ है सारा रब कर दूं? नो सर, 2 मिनट। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं बात करता हूँ। सर डन। देखो, अब हम पॉस्टुलेट्स पे बात करेंगे। जैसे कि आपको याद हो, हमने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में पॉस्टुलेट्स पे बात की थी। तो सबसे पहला पॉस्टुलेट जो हमारे पास है वो है फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। आवाज आ रही है भाई? जी सर। चलो सही है। फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट पे अब हम बात करने लगे हैं। तो आप हेडिंग डालिए सबसे पहले फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट की। तो स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट को लिखना। देखो, इस फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट की जब बात की जा रही है, तो रदरफोर्ड साहब हमें बताना क्या चाह रहे थे? उन्होंने एक एटम का जो ऑर्बिट होता है उसको डिफाइन किया। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले लिखिए, एन एटम हैज, या मैं लिखवा दूं ये? सर डिक्टेट करवा दें, सही है। चलो लिखिए, एन एटम हैज अ नंबर ऑफ, an atom has a number of fixed orbits. An atom has a number of fixed orbits in which the electron, in which the electron is revolving, in which the electron is revolving around the nucleus, in which the electron is revolving around the nucleus.
नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए अपने पास, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। पहले हम 3-4 हेडिंग्स लिख लें, फिर मैं आपको बिल्कुल एक साथ समझाता हूँ सारे। सही है? स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। स्टार्ट करें बात? जी सर। लिखिए जी these सर। orbits, these orbits, these orbits possess a definite amount of energy. These orbits possess a definite amount of energy, comma, hence they are energy shells. Hence they are energy shells designated. Hence they are energy shells designated as designated as hence they are designated as the K L M N O P. नेक्स्ट अपने पास पोस्टुलेट लिखिए, रेवोल्यूशन इन ऑर्बिट। रेवोल्यूशन इन ऑर्बिट। स्टार्ट करें? यस सर। लिखिए, सो as long as so as long as electron so as long as electron revolves so as long as electron revolves around the nucleus it neither absorbs nor emits nor emits energy. It neither absorbs nor emits energy. लिख लिया है? यस सर। चलो आ जाओ, इसको समझ लेते हैं अब जरा। हम इन 3 को समझेंगे, फिर अगले पर चलेंगे। अच्छा भाई, तो स्टार्ट करते हैं। जरा बात को समझना। सबसे पहला पॉइंट जो था वो ये था, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। क्या कह रहे हैं, जरा मुझे पढ़कर सुना दो सिमरन, क्या कह रहे हैं पॉइंट में?
An atom has a number of fixed orbits in which the electron is revolving around the nucleus. कहा जा रहा है हमारे पास कि भाई आपके पास एक कुछ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब ऑर्बिट्स का लफ्ज तो हमने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं था। हम तो सिर्फ ये जानते थे कि भाई एक एटम के अंदर जो है एक एटम है, तो एटम के ऊपर एक सर्कुलर पाथवे है, उसे हम नाम देते थे शेल का। क्या नाम देते थे हम उसे? शेल का नाम देते थे। एक एटम होगा, उस एटम के अंदर एक सर्कुलर पाथवे होगा, उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो सर्कुलर पाथवे था इसे कहा गया ऑर्बिट। कहा गया कि एक एटम के अंदर एक पाथवे होगा, सर्कुलर पाथवे, वहां पर होगा कौन? वहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व कर रहा होगा, फिक्स्ड होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन इस पाथवे पे, अगले दिन उस पाथवे पे, अगले दिन इस पाथवे पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक ही पर्टिकुलर जगह पर वो इलेक्ट्रॉन, एक ही पर्टिकुलर पाथवे पर वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, घूमता रहेगा। तो इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ फिक्स्ड सर्कुलर पाथवे, यानी कि फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। अब ये जो सर्कुलर पाथवे था जिस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इसे हम तो शेल कहते थे अब तक, लेकिन इसका एक दूसरा नाम हमें पता चला आज। इसको क्या कहा जाता है? ऑर्बिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ऑर्बिट भी कहा जाता है। बात यहां तक समझ में आती है? जी सर। नेक्स्ट पे बात चलते हैं स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। स्टेशनरी लेवल्स की जानिब हम चलते हैं। स्टेशनरी लेवल्स क्या है? स्टेशनरी एनर्जी के लेवल्स, हमें क्या बात समझाई जा रही है? स्टेशनरी लेवल्स के माने क्या होते हैं? रुका हुआ। स्टेशनरी के माने होते हैं स्टेशनरी के माने होते हैं एक पर्टिकुलर, डेफिनेट। कहा जा रहा है स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स है। अब ये स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स को हम सिंपल इस अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेल्स थे। एक एटम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेल्स थे और सेंटर में मौजूद था न्यूक्लियस। सेंटर में क्या मौजूद था? न्यूक्लियस मौजूद था, उसके डिफरेंट डिफरेंट शेल्स थे। मैं अपनी उसी पुरानी मिसाल पे आपको लेकर आ रहा हूँ। मिसाल कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ, सही है। मुझसे कोई पूछता है कि आपका घर कहाँ है, मैं एक घर की तरफ इशारा करता हूँ, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि 4 मंजिलों पर मुश्तमिल, 4 अलग अलग मंजिलें हैं, उन पर मुश्तमिल वो घर जो है वो मौजूद है। मैं कहता हूँ ये मेरा घर है, यानी कि मैं एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 अलग अलग मंजिलें हैं। मैं कहता हूं कि ये मेरा घर है। ये क्या है? मेरा घर है। अब मुझसे कोई ये पूछे कि यार आप इन चारों जगहों में से, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, आप इन चारों जगहों में से कहाँ रहते हैं? आप इन चारों जगहों में से कहाँ रहते हैं? तो मैं कह देता हूँ यार मैं जो है वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ। भाई ग्राउंड पे भी नहीं रहता, मैं फर्स्ट पे भी नहीं रहता, मैं रहता हूँ सेकंड पे, ना मैं थर्ड फ्लोर पे रहता हूँ, मैं रहता हूँ सेकंड फ्लोर के ऊपर। यानी कि मैं जो इलेक्ट्रॉन हूं, नीचे वाले इंसानों को अगर हम इलेक्ट्रॉन मान लें तो ग्राउंड फ्लोर पे इंसान रह रहे होंगे या नहीं रह रहे होंगे? बताओ। होगे सर। ग्राउंड फ्लोर पे भी इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं। फिर अगर मैं बात करूं फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर पे भी इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं। सेकंड फ्लोर पे तो मैं खुद रह रहा हूं, थर्ड फ्लोर पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं। तो हर फ्लोर पर इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, हर फ्लोर पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, हर फ्लोर पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं। मुझसे पूछा गया सर इन 4 में से आपका कौन सा घर है? मैंने कहा मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, यानी कि मैं सेकंड फ्लोर पे रहने वाला इलेक्ट्रॉन हूँ। मेरा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है, मेरा एक पर्टिकुलर घर है, मैं उसी घर में रहता हूँ, या मैं कभी नीचे वालों के घर में रहता हूँ, कभी ऊपर वालों के घर में रहता हूँ? कहाँ रहता हूँ मैं? सेकंड फ्लोर पे सर। मैं सेकंड फ्लोर पर ही पाया जाऊंगा ना। तो एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट हो गया सबसे पहले मेरा। अब मुझे एक बात बताओ, एक घर है जिसमें 4 मंजिल है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि चारों जो मंजिलें हैं, इन चारों मंजिलों का जो रेंट होता होगा, क्या वो सबका सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा सर।
अलग अलग होगा सेम होगा, बताइए। अलग अलग। सबका रेंट कैसा होगा? अलग अलग रेंट होगा। मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम ऐसे कंसिडर कर लें कि ग्राउंड फ्लोर का जो घर है, इस ग्राउंड फ्लोर के घर का रेंट पे करना है 15,000 रुपए। जो फर्स्ट फ्लोर का है इसका रेंट है 20,000 रुपए। जो सेकंड फ्लोर का है इसका रेंट है 25,000 रुपए। जो थर्ड फ्लोर पे है इसका रेंट है 30,000 रुपए। बात समझ गया मेरी? 15, 20, 25 और 30, इस तरह से चार जगहों के चार अलग अलग मैंने आपको रेंट बता दिए। अब कहानी क्या है? अगर किसी शख्स के पास 15,000 रुपए है, क्या वो थर्ड फ्लोर के घर में रह सकता है? क्या समझते हैं आप? नो सर। अगर किसी शख्स के पास 20,000 रुपए है तो क्या वो सेकंड फ्लोर के घर में रह सकता है? सेकंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट 25,000 रुपए थी, क्या वो 20,000 वाला रह सकता है वहां पे? नो सर। नहीं रह सकता। आपको समझ में आया कि हर घर का रेंट अलग है, उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन पर लाजिम है कि कुछ उसकी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जो डेजिग्नेटेड है। स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स है, ये एनर्जी लेवल्स यही ऑर्बिट्स है। हर ऑर्बिट की एक अलग डिमांड है, हर ऑर्बिट की एक अलग रिक्वायरमेंट है कि उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन की कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, उसमें रहने के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जीज होती है। तो ये KLMNOP, और उसके बाद आखिर में एक और भी आता है जिसे हम Q कहते हैं। ये नंबर ऑफ शेल्स है। K मतलब फर्स्ट शेल, L मतलब सेकंड, M मतलब थर्ड, N मतलब फोर्थ, O मतलब फिफ्थ और P मतलब सिक्स्थ, और एक आखिर में हम कंसिडर करते हैं Q जो होता है सेवेंथ। तो ये हमारे पास टोटल 7 शेल्स के बारे में बता दिया गया। मुझे बताइए के की जो एनर्जी होगी, क्या वो एन की एनर्जी और के की एनर्जी सेम होगी या अलग अलग होगी? क्या समझते हैं आप लोग? अलग होगी सर। दोनों की एनर्जीज एक दूसरे से अलग होगी। एल की एनर्जी पी की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। एल की और एम की एनर्जी भी कभी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स, इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में ही फर्क है। बात समझ में आती है? यस सर। सही है। कह रहे हैं रेवोल्यूशन इन ऑर्बिट। अभी जो सर ये एनर्जी लेवल्स जो है इनको नेम दिया हुआ है ना, ये ये के एनर्जी एल लेवल एम एन ओ बिल्कुल पी बिल्कुल ऐसी है। ये क्यू। एनर्जी लेवल्स के नाम है KLMNOPQ। ये एनर्जी लेवल्स के नाम है। एनर्जी लेवल्स मतलब क्या? ये जो शेल्स है, इन्हीं शेल्स को एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। ये जो शेल्स है, इन्हीं शेल्स को एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है, इन्हीं को एनर्जी स्टेट भी कहा जाता है, इन्हीं को आप ऑर्बिट्स भी कहते हैं और इन्हीं को आप शेल्स भी कहते हैं। आसान बात यहां तक समझ में आती है? यस सर। सर जी बेटा। सर के इनर मोस्ट है ना? जी बेटा। के जो है वो इनर मोस्ट है ना? जी इनर मोस्ट है, सबसे पहला है ना, इनर मोस्ट है। फिर उसके बाद ये आते 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 ये उस एटम के लिए है कि जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो और उनकी फिलिंग्स है वो क्यू तक जा रही हो। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, हो सकता है वो के पे रुक जाए, फिर हो सकता है अगला कोई एम एल पे रुक जाए, फिर एम एन ओ पी ऐसे रुक सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स। मतलब मेरे पास 15,000 में तो मैं उन चारों घरों में से कौन सा घर ले सकता हूँ रेंट पे? क्या समझते हैं आप? ग्राउंड फ्लोर। मेरे पास 20,000 रुपए हो जाएंगे तो मैं कौन सा फ्लोर ले सकता हूँ? मैं कहता हूँ मुझे फर्स्ट 20,000 फ्लोर। रुपए पूरे खर्च करने हैं किराए की मद में, तो मैं फर्स्ट फ्लोर। मैं कहूंगा मेरे पास 25,000 रुपए, तो मैं फिर कौन सा फ्लोर ले सकूंगा? मैं सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाऊंगा। मैं कहूंगा मेरे पास 30,000 रुपए आ गए जो मैं किराए की मद में दे सकता हूँ अब, तो फिर मैं कौन सा फ्लोर ले सकता हूँ? मैं थर्ड फ्लोर तक जाऊंगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जाती है, तो ये कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। बात यहां तक आप मेरी समझ रहे हैं? यस सर। कह रहे रेवोल्यूशन इन ऑर्बिट। अब रदरफोर्ड ने तो एक बात कही थी, रदरफोर्ड का एक जुमला अगर आपको याद हो, कि रदरफोर्ड ने कहा कि भैया एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल में घूम रहा है और घूमते घूमते अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता जा रहा है लगातार। ये बात कही थी रदरफोर्ड ने या मैं गलत कह रहा हूं? कही थी सर।
रदरफोर्ड ने कहा था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन लगातार अपने 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 शेल में घूम रहा है और घूमते घूमते अपने अंदर से एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर नील बोहर ने अपने इस पॉइंट में बात को क्लियर कर दिया, रेवोल्यूशन इन एन ऑर्बिट, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन लगातार अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, लेकिन लगातार घूमते हुए इट नीदर एब्जॉर्ब्स एनर्जी और नॉर इट इमिट्स एनर्जी। ना ही ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना ही अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज कराएगा। बात समझते हैं आप मेरी? Yes, sir. अब सवाल ये है कि सर अगर एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज नहीं कराएगा तो ये तो फिनोमेना ही खत्म हो गया कि एटम के अंदर से एनर्जी रेडिएट हो। तो हमने सर एक्स रेज पढ़ी, हमने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, हमने फोटोन का जिक्र पढ़ा था कि लाइट होती है जो कि एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो सर ये सारे कॉन्सेप्ट क्या बेकार थे? नहीं, ये कॉन्सेप्ट बेकार नहीं थे। नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं, जरा चौथे पोस्टुलेट पे चलते हैं। चौथे पोस्टुलेट की हेडिंग डाल दीजिएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। लिखिए, लिखिए when an electron when an electron jumps from when an electron jumps from lower energy level when an electron jumps from lower energy level, ब्रैकेट में लिख लेना E1, कैपिटल E और उसके नीचे 1। when an electron jumps from lower energy level, ब्रैकेट में लिख लो E1 to higher energy level ब्रैकेट में लिखिए E2 it absorbs energy। it absorbs energy। लिख लिया है? जी सर। Yes, sir. नेक्स्ट अपने पास हेडिंग डाल दो इमिशन ऑफ एनर्जी। ये एब्जॉर्प्शन थी, अब हेडिंग डाल दो इमिशन ऑफ एनर्जी। अनस तुम साथ साथ लिख रहे हो ना भाई? अनस बेचारे की क्लास ही मिस हो गई। चलो खैर, स्टार्ट करूं भाई मैं? Yes, sir. लिखिए। अच्छा, अब ये तो खैर आप लोग खुद लिखेंगे, ये मैं नहीं लिखवाऊंगा। मिसाल मैं आपको समझा देता हूं। मैंने कहा कि एब्जॉर्प्शन कब होगी? जब एक लोअर एनर्जी लेवल E1 से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल E2 की जानिब, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इमिशन करने के लिए क्या होगा बताओ मुझे? Higher energy level to lower energy level. दैट्स गुड। इसको लिख लो, फौरन से लिख लो इमिशन ऑफ एनर्जी को। सबको समझ में आ गया या मैं खुद लिखवाऊं? समझ आ गया सर। बस लिखो जल्दी से, फिर मुझे इन्फॉर्म करो कि हमने लिख लिया। लिख दिया सर। Sir.
डन, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इन दोनों पॉइंट्स को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ाते हैं। आ जाओ भाई। देखो अब हमारे पास कहा जा रहा है कि दो चीजें हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी और द emission of एनर्जी। जरा और से समझ लें, आपको ये सामने बने आइटम से मैं आपको कहानी समझाऊंगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, मैं मिसाल के तौर पर कह देता हूं दैट दिस वन इज द E1 और दिस वन इज द E2। इस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर लेते हैं। अब कंसिडर करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है इस E1 में। ये इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये जंप करेगा E2 में। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जब होती है तो वो कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होता है एक एनर्जी लेवल, यानी कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो फिर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसी की वजह से वो जंप करता है। अगर मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है यहां पर E2 में हायर एनर्जी लेवल में और ये जंप कर रहा होता नीचे के शेल यानी कि लोअर एनर्जी लेवल में, तो मुझे बताओ कि इस वक्त क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है, एमिशन होती है इस वक्त? एमिशन। तो यहाँ पर से Emission. एनर्जी रिलीज हो रही होती, इसमें से एनर्जी बाहर निकल रही होती, ये एमिशन हो जाती। आपने पढ़ा है एमिशन स्पेक्ट्रा और आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये दोनों चीजें पढ़ी, ऐसी है। आगे चलते हैं सिक्स्थ पोस्टुलेट पे। कह रहे हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी, हेडिंग डाल दीजिए क्वांटम ऑफ एनर्जी की, इसको लिख लेते हैं। स्टार्ट करूं मैं? जी सर। Yes, sir. चलिए लिखिए, द emission और absorption of energy, the emission or absorption of energy is discontinuous, DIS और फिर आगे continuous लिख लेना है आपने, discontinuous. The absorption or emission of energy is discontinuous, full stop. It occurs in energy packets. It occurs in energy packets called quantum or photon. लिख लिया है? It occurs in energy packets called quantum or photon. लिख लिया सर। सही, चलो आ जाओ, इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अगले पे जाएंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। Sir, लिखिए। क्वांटम ऑफ एनर्जी पर हम बात कर रहे हैं। बताया क्या जा रहा है कि भाई दो बातें थी।
इलेक्ट्रॉन जंप करा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, इलेक्ट्रॉन जंप किया हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में। इन दोनों सूरतों में इलेक्ट्रॉन कैसे जंप कर गया, यानी कि एक जगह पर कुछ ऐसा हुआ कि एनर्जी एमिट हुई तभी वो इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करा, एक ऐसी जगह पे हुआ ये कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करा। ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ये जो एनर्जी एमिट हो रही है, ये दोनों एनर्जीज, जो एक एनर्जी आ रही है और एक एनर्जी जा रही है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट में, जब एनर्जी रिलीज होती है, एमिट होती है, रेडिएट होती है, तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर ऑर्बिट में, क्योंकि उसमें से एनर्जी चली गई।